हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 71 को। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको मैथ और हिंदी का प्रश्न को भी डिस्कस कर दिया है बहुत सारा वीडियो में। तो वहाँ से करके आप प्ले लिस्ट से जाकर के उसको रिविजन करो और वहाँ से करके आप लोग विजिट कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 71 में जीके जीएस मैथ में हिंदी के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से अगर इसका आप पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इसके और एक चीज़ यहाँ पर आपका चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको बिहार फायरमैन से रिलेटेड यहाँ पर आपको डेली मिलते रहता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपको फायरमैन का स्पेशल यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अगर आप फायरमैन का स्पेशल अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो याद रखिए कि अरस्तु के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अरस्तु के बारे में, तो याद रखिएगा कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये प्रीवियस में आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा हम लोग बात कर ले कोपरनिकस की, तो याद रखिए कि सूर्य के अंदरीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, सूर्य के अंदरीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, ये आपके किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी गोलाकार ये सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है ये अरस्तु को माना जाता है। ये आपका रिपीटेड प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है 2 नंबर में कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो बताइए कि किसके शासनकाल के दौरान चंगेज खान के अधीन मंगोलों पर भारत का जो आक्रमण था ये किसके शासनकाल के दौरान था। ये आपको यहाँ पर पूछा तो ये इल्तुमिश के शासनकाल के दौरान था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है क्वार्जाइट कयांतरित चट्टान है। तो बताइए कि क्वार्जाइट जो है ये किसका कयांतरित चट्टान होता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जाए तो याद है कि बलुआ पत्थर का आपका चट्टान होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो बताइए कि रक्त ग्लूकोज का जो सामान्यतः व्यक्ति के बॉडी में जो यानी कि रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है इसको किस में मेजर किया जाता है, किस पर व्यक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा तो याद रखिए कि ये आपका मिलीग्राम प्रति डेसिबल में इसको व्यक्त किया जाता है। ये करेक्ट आंसर सॉरी डेसीलीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रहता है तो ठीक है, या तो फिर आपको सिंबल के रूप में यहाँ पर दे करके पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका क्या होता है, ये कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको जो है मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि 1 ग्राम बराबर जो आपका 1 ग्राम ग्लूकोज बराबर जो आपका जो ये ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है ये 2.4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। कितना होता है, तो 1 ग्राम के बारे में पूछा जाएगा तो 4.2 कैलोरी किलो जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो बराबर आपसे पूछा जाता है ये पूछा जाता है आपको वसा के बारे में पूछा जाता है। तो मानव बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो अगर 1 ग्राम वसा की प्राप्ति होती है तो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है ये होता है आपका 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे अगर हम लोग अधिक बात करें कि ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है किससे होता है, तो ये आपका वसा से होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि शीघ्रता से सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि मानव शरीर के ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के विखंडित होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाकर के ये विखंडित होता है, तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब विखंडित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये जब कार्बोहाइड्रेट जब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में पारिविक में जब जाकर के विखंडन होता है तो ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट जो ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट सभी अंगों तक हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से शीघ्रता से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा से शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती। लेकिन सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो ये वसा से ही प्राप्त होता है। तो इतनी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में चर्चा किया गया तो ग्लूकोज के बारे में सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो C6H12O6 होता है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इतनी चीज़ों को याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है
कि शीतल पेयों जैसे कोला में, यानी कोको कोला जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा होती है। तो उसमें आपको यहाँ पर बताना है कि पर्याप्त मात्रा जो होती है ये किसकी होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका कैफीन रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो यही प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो बुदबुदा निकलता है अंदर से, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं होती है जो कि बुदबुदा के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि शीतल पेयों में कोका कोला में जो आपका मिश्रित यानी कि उसमें जो पाया जाता है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, तो इसमें आपका कैफीन की मात्राएं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 6 नंबर में, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए गाजर की अगर हम लोग बात करें तो गाजर में क्या होता है कि विटामिन ए, कौन सी विटामिन, तो याद रखिएगा कि इसमें विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में आपका ये गाजर में आपका पाया जाता है। और गाजर की अगर हम लोग बात करें केमिकल नाम की, तो रेटिनॉल, याद रखिएगा विटामिन से रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न करा दिया, ये आपको ऑलरेडी मैंने करा दिया। तो ये आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के अगर विटामिन से रिलेटेड अगर प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपका विटामिन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। इसके अलावा ये जो पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और इसके कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये आपका ये किस में बदल जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा 20 एमिनो अम्ल मिल करके, यानी एमिनो अम्ल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एमिनो अम्ल की जो संख्याएं होती है टोटल 30 होती है, लेकिन इसमें आपका 10 होता है 10 जो होता है नॉन एसेंशियल होता है और 20 क्या होता है कि एसेंशियल होता है। 20 एसेंशियल कहने का मतलब ये आपका शरीर के लिए उपयोगी होता है, 10 आपका नॉन एसेंशियल होता है जो कि बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो 20 प्रोटीन मिल करके आपका जो एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने चीज़ों को याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा प्रोटीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन किस प्रकार का आपका कंपाउंड है, किस प्रकार का यौगिक है, तो प्रोटीन आपका जो है ये किस प्रकार का, तो ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है। इसके अलावा प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो शरीर में जो वृद्धि, धीमी वृद्धि जो होती है ये किसके कारण से होती है, तो ये भी आपका प्रोटीन के कारण से धीमी वृद्धि होती है। और शरीर के उत्तक के लिए जो सहायक होती है, उत्तक का निर्माण के लिए जो आपका सहायक होता है ये भी आपका प्रोटीन होता है। तो इतनों चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है जो कि आपको बराबर पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 8 नंबर में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका शिलोंग में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, सारे आपके पूछने लायक प्रश्न है, इसलिए आपको प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और पीडीएफ जाकर के लेकर के रीड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 9 नंबर की, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो बताइए आयात और निर्यात, आयात और निर्यात करने का मतलब है कि एक देश से जब दूसरे देश में जब माल को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि सीमा शुल्क लगाया जाता है। तो इन सीमा शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आयात और निर्यात लगने वाला कर है किस पर ये कर है, तो ये आपका आयकर पर लगाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आयकर जो भारत में जो आयकर लिया जाता है ये कब से लिया जाता है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो याद रखिए कि 1865 से भारत में आयकर को लिया जाता है। और ये जो लिया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है इसको क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, नहीं बांट लिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आयात पर जो कर लगाया जाता है इसके बारे में याद रखना है आपको कि आयात पर जो कर लगाया जाता है ये क्या, तो ये जीएसटी के थ्रू, ना तो किसी ये जो अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, ये आपका डायरेक्ट लिया जाता है। पूछा जाता है कि आय पर जो कर लगाया जाता है ये किस प्रकार का कर है, तो याद रखिएगा कि ये आपका आयकर है। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 10 नंबर में, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो पता है कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जब भारतीय रिजर्व बैंक को ये ऋण दिया जाता है तो ये किस प्रकार के ऋण कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाएं लाए वाक्य में दी गई वाक्य की त्रुटि का आधार पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में जो त्रुटि, यहाँ पर जो वाक्य आपको जो सेंटेंस जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाएं, तो लक्ष्मण के लिए हौसलाएं यहाँ पर आपको त्रुटि को पहचानना है कि इनमें आपको किस प्रकार की त्रुटियां दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाएं, लक्ष्मण के लिए नहीं होगा, लक्ष्मण के हौसलाएं, यहाँ पर लिए जो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था आपका कि लक्ष्मण के हौसलाएं, लक्ष्मण के लिए नहीं होना
चाहिए था। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कारक में त्रुटियां दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मौसम में आर्द्रता छाई है, मैं आर्द्रता का विलोम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। मौसम में आर्द्रता छाई है तो यहाँ पर आपको बताना है कि आर्द्रता का विलोम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा शुष्क, क्योंकि आर्द्रता का मतलब होता है गीला, और यानी आर्द्रता को आप बोल सकते हैं नमी बोल सकते हैं, गीला बोल सकते हैं। इसी का जो आपका उल्टा होता है ये आपका शुष्क होता है, यानी कि सूखा होता है। या तो शुष्क रहेगा या तो फिर सूखा रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सूखा भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सूखा डी में दे दिया है। लेकिन ये जो सेट में जो क्वेश्चन ये जो सेट किया गया था ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूखा आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नन भले हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको सूखा ये आपका नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। या तो रहेगा अभी तो यहाँ पर आपको नन दिया रहेगा या तो फिर आपको दोनों दिया रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है 13 नंबर में अशुद्ध वाक्य की यहाँ पर आपको पहचान करना। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य दिया हुआ। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री है। तो ये आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पहचाना है अशुद्ध के बारे में यहाँ पर आपको पहचाना है तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही रहते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गलत के बारे में यहाँ पर आपको पहचानना है। ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग बी की बात करें तो याद रखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि वह दंड देने योग्य है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वह दंड जो है ये देने योग्य है। तो ये देने योग्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वह दंड योग्य है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो त्रुटियाँ जो आपको यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं कि वह सोमवार को आएगा, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसकी कमीज नहीं है तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको त्रुटियाँ यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर में पूछ किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किसमें जो है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए विज्ञान है और विज्ञान से क्या है वैज्ञानिक। तो इसमें क्या है इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य से स्वास्थ्य दिया हुआ है तो इसमें आपका इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करें वैज्ञानिक से बौद्धिक दिया हुआ तो इसमें भी आपका इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और बौद्धिक से विज्ञान दिया हुआ तो इसमें भी आपका इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर इस प्रकार से प्रत्यय या फिर उपसर्ग से अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी ऑप्शन को यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए, और जिसमें सटीक रहता है। इसमें तो आपको चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला में क्या होता है कन्फ्यूजन जो रहता है इसमें क्या होता है कि सभी में लगभग लगेगा कि आपको इसमें इक पड़ती है, लेकिन नहीं रहता है। तो इस प्रकार के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है ये आपका नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे एग्जाम डेट के बारे में, तो देखिए एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए अभी तक आपका कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आया है। हो सकता है ये आपका चुनाव के बाद किया जाए, तो या तो हो सकता है ये आपका अक्टूबर में, हो सकता है ये अक्टूबर, सितंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सितंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ये सितंबर तक भी आपका जो है किसी भी प्रकार का इसमें जो अभी तक चर्चा नहीं किया गया है। हो सकता है अक्टूबर में इसका लिया जाए, लेकिन एग्जाम तो लेना ही है, ये तो आपका मतलब श्योर है कि एग्जाम लिया ही जाएगा। इसलिए आपको जो है प्रिपरेशन करते रहना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपका स्ट्रॉन्ग ये हो सके आपका प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको करते रहना है। और एग्जाम डेट जो है इसका लिया जाएगा, हो सकता है अक्टूबर के पहले भी लिया जाए, लेकिन अक्टूबर के बाद नहीं जाएगा। अक्टूबर के पहले या तो फिर आपका सितंबर में ही चांसेस बनता है, लेकिन अब देखिए आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 15 नंबर में कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन की मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो पता है कि जब भी कभी वृत्ताकार पर मुड़ने की जो ये समय होती है इसमें वृत्ताकार वाहन की जो मुड़ने की प्रायिकता होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ये किस पर डिपेंड करती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका त्रिज्या पर करता है। त्रिज्या पर इसलिए करता है क्योंकि त्रिज्या अगर कम रहेगा तो इसमें जो अभिकेंद्री बल लगेगा ये आपका अधिक लगेगा। त्रिज्या अगर कम रहेगा तो ज़्यादा लगेगा और त्रिज्या अधिक रहेगा तो इसमें कम लगेगा। यानी कि इसमें जो प्रायिकता जो आपका निर्भर करता है, मुड़ने की जो प्रायिकता निर्भर करती है ये किस पर करता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो हम बताएं अभी कि अभिकेंद्री बल, क्योंकि अभिकेंद्री बल से यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो बता दिए हम इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अभिकेंद्री बल का यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुड़ने की प्रायिकता के बारे में पूछा रहा, तो मुड़ने की प्रायिकता जब इसमें आपका त्रिज्या अधिक रहेगा तो इसमें गोलाकार क्षेत्र जो है ये भी आपका अधिक रहेगा। जब देखिए जब गोला आपका अधिक बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि त्रिज्या भी आपका बड़ा हो जाएगा, गोला छोटा रहेगा तो त्रिज्या भी छोटा रह जाएगा। तो यहाँ पर मुड़ेगा तो ये आपका पथ पर मुड़ेगा, और ये जो मुड़ने की जो प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करेगा, तो ये आपका त्रिज्या पर। त्रिज्या अधिक रहेगा तो गोला भी अधिक रहेगा, और त्रिज्या छोटा रहेगा तो गोला भी आपका छोटा रहेगा। तो आई होप कि इसको आप सब आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ केवल वाहन की चाल पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है एक पूर्ण प्रत्यास्थता संगठन के लिए प्रत्यास्था
प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करी थी आपका 1 हो जाएगा। इसलिए 1 हो जाएगा क्योंकि देखिए किसी भी वस्तु का जब टक्कर होता है तो इसमें क्या होता है कि टक्कर के पहले उसका जो अंतर रहता है और टक्कर के बाद इन अंतर का जो अनुपात होता है इसका जो मान होता है ये आपको 1 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है कि जब भी कोई दो वस्तु आपस में टक्कर करती है तो इसमें कौन सा जो है कौन ऐसा चीज़ है जो कि आपका नियत रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि आपका संवेग है जो कि कांस्टेंट रहता है, इसके बारे में आपसे बराबर पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहा है 17 नंबर में निम्नलिखित गुणों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित गुणों पर यहाँ पर आपको विचार करने के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ सामान्यता पर गैसीय अवस्था, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको 2 में दिया हुआ है कि वाष्पन की कम गुप्त उष्मा, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ 3 में दिया हुआ सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर प्रश्न पढ़िए कि प्रश्न में क्या आपको उत्तर जो देना है ये किस रूप में देना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एक अच्छे प्रशीतन के आवश्यक होंगे, तो अच्छे प्रशीतन के लिए आवश्यक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था भी हो सकता है, वाष्पन की कम गुप्त उष्मा भी हो सकता है, सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण, ये भी आपका हो सकता है, यानी कि ये आवश्यक जो है प्रशीतन के लिए आवश्यक हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर की नीले, लाल, काले और सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन सबसे दर, किसलिए शीतलन दर जो है ये सबसे अधिक होगी, ये चीज़ों का आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात कि यहाँ पर काला का जो शीतलन दर होता है ये सबसे कम होगा, इसलिए होगा क्योंकि काला क्या होता है कि ये उष्मा का आपका सुचालक होता है। लेकिन सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद अब क्यों होगा, क्योंकि सफ़ेद में क्या होता है कि सफ़ेद जो होता है ये किसी भी प्रकार का कलर जो होता है ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण से सफेद क्या होगा कि अधिक शीतलन हमें महसूस करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 19 नंबर में, यदि एक वर्णीय प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। एक वर्णीय की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप मान सकते हो लेजर किरण क्या होता है कि एक वर्णीय होता है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसको अगर हम लोग जलाते हैं तो इसमें कौन सी आपका घटनाएं हैं जो कि आपका कांस्टेंट रह सकता है, नियत रह सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति। क्योंकि आवृत्ति की क्या होती है कि किसी भी मान लेते हैं कि सूरज की अगर किरणें आती है इसमें क्या होता है कि सभी आपका आयाम आपका परिवर्तित हो सकता है, तरंग दैर्घ्य आपका परिवर्तित हो सकता है, इसके अलावा वेग भी परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होगा तो वहाँ पर वेग में आपका परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आवृत्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका किसी भी प्रकार की जो है इसमें परिवर्तन आपका नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1.08 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि आपका 1 टन बराबर कितना होता है, तो याद रखिए कि 1 टन बराबर जो होता है ये आपका 1000 ग्राम होता है, सॉरी 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन बराबर यानी 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन के बराबर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1.08 टन कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे तो गुना कर देंगे तो 1.08 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है तो 1000 से यहाँ पर आपको गुना कर देना है। पॉइंट को यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे 100 हो जाएगा, 00 से आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर गुना कर देते आपका कितना हो जाएगा तो 1080 हो जाएगा, यानी 1080 किलोग्राम होगा आपका 1.08 टन में। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए त्वरण के बारे में मैंने आपको कई बार चर्चा कर दिया कि त्वरण कब होगा, जब भी मान लेते हैं कि आप बाइक चलाते हो, बाइक में क्या करते हो एक्सीलेटर देते हो, तो एक्सीलेटर जब देते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि चक्का को जो रनिंग होता है इसका तेज हो जाता है। और जब तेज हो जाता है तो ये क्या होता है कि धरती में क्या होता है कि ये यानी कि जमीन पर ये क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये जैसे तेज हो जाता है तो ये क्या करता है कि यहाँ त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि चक्का में रगड़ होता है, और रगड़ जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब त्वरण धनात्मक होगा यानी कि त्वरण अगर एक्सीलेटर देंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो ये पॉजिटिव त्वरण होगा, और जब पॉजिटिव त्वरण होगा तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें, और एक चीज याद रखना है कि अगर ब्रेक मारेंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी वेग में जब धीमी होगा तो वहां पर क्या होगा कि चक्का में घिसावट होगा, और घिसावट होगा तो वहां पर आपको क्या होगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी त्वरण में मंद होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ वस्तु के वेग कम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक त्वरण नहीं ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा अगर वस्तु के वेग में कमी होता है। तो ऑप्शन बी में दिया वस्तु के वेग स्थिर होता है, जब वस्तु का वेग स्थिर रहेगा तो इसमें किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण का मान इसमें आपका क्या हो जाएगा तो 0। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया वस्तु का वेग शून्य होगा, वस्तु का वेग शून्य कब होगा, जब गाड़ी
गाड़ी क्या होगा रहेगा, ये गाड़ी जब खड़ा कर देंगे तो यहाँ पर वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा, और वस्तु का जब वेग शून्य हो जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि जब धनात्मक त्वरण होगा तो इसमें क्या होगा कि वस्तु का वेग आपका बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 22 नंबर में। देखिए एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा दिया। कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि नहीं जुड़ते हैं, जिसके कारण से उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 22 नंबर में कि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर एक अवतल दर्पण में, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, लेकिन ये क्या है कि पूछने का सिर्फ ट्रेंड बदल देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका, चलिए मान लेते हैं कि आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर आपका जो है ये आपका वक्रता के अंदर, यहाँ पर आपका फोकस है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पोल होता है। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए, अवतल दर्पण और फोकस के बीच, तो यहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा। और यहाँ पर जब किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिबिंब यहाँ से आपका क्या होता है कि ये पीछे बन जाता है, और पीछे जब बन जाता है तो ये आपका आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, और ये क्या होता है कि आपका आभासी होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। इसमें कंडीशन देकर के भी आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब भी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो ही इसमें आभासी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमेशा यानी ऑलवेज इसमें क्या होता है कि आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पूछा रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, तो इसमें आपका आभासी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 23 नंबर में, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। पारित होने का मतलब क्या है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके यानी आर पार हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 24 नंबर में, विद्युत वाहक बल का मान डैश के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अगर आपने +2 में अगर साइंस लेकर के पढ़ा होगा तो ये आपको मिला होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको एप्सिलॉन नोट से इंडिकेट किया जाता है विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट बराबर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसका जो है क्या होता है, इसका सूत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका W/, यहाँ पर आपका Q होता है। W जो है ये क्या है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा है, Q क्या है तो ये आपका आवेश है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से थी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये बार बार रिपीट किया जाता है, पर ध्यान में रखेंगे जयप्रकाश नारायण थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है, जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ये जो है संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था, तो याद रखिए कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न ये आपके पूछे जाएंगे, याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था, तो याद रखिए कि आचार्य नरेंद्र देव को बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाया, किसको बनाया गया था, तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न मैंने इसमें आज इंक्लूड कर दिया है मैथ का। तो चलिए मैथ को अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ आपको 8 10x बराबर 15 दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर 10x की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 15 है, ध्यान से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 बराबर दिया, तो 10 बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। तो यानी कि इसमें आपका दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको निकालना है हाइपोटेनियस, यानी कि आपको कर्ण निकालना। अब कर्ण क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान निकालना है आपको साइन का निकालना है, और साइन का जब मान निकालना है तो इसमें आपका लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण तो आपको चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, उसके बाद क्या करते हैं P² + B²। तो यहाँ पर आपका P का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए 15 दिया हुआ, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 8 का स्क्वायर करना तो 64 हो जाएगा। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289, यानी कि P² + B² हो जाता है अंडर रूट में। तब आपका क्या निकलता है, तो यहाँ पर आपका कर्ण निकल के आता है। तो यहाँ पर आपको h बराबर करना, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 17। तो h बराबर आपका 17 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो मान जो पूछा जा रहा है साइन x का पूछा जा रहा है, तो साइन x बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P/H आप बोल सकते हो। तो P आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 15 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। h कितना निकल करके आया है, तो ये आपका 17 आया है। उसके बाद बीच में देखिए माइनस दिया हुआ, तो माइनस लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको cos का
यूज करना है। तो कॉस में क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी का मान देखिए अभी कितना निकाले हैं, तो 8, ये आपका 8 हो जाएगा। एच का मान कितना निकाले तो 17, यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 17, उसके बाद 8 में से आपका 15 में से 8 जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा 7 बटे 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 7 बटे 17 आपको किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि x प्लस y बराबर 3x इंटू वाई बराबर 2 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में अगर आप इसको क्या करते हैं कि इसको समीकरण के फॉर्मेट में अगर सॉल्व करते हैं, या तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 3, तो x प्लस वाई का आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते, क्योंकि बराबर के जब फॉर्मेट में रहता है तो आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करोगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ जो करते हो वही क्या करना पड़ता है, दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर करते हो, तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर आप 2 को रख दोगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसको आपको एक बार तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं या तो फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तब इसका आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन को आप यहाँ पर अपनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अपनाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ये आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं और y बराबर यहाँ पर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 मान लिए, y बराबर 2 मान लिए, इसको देखना कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 रखते हैं x के जगह पर, y के जगह पर 2 रखते हैं, तो ये बराबर आपका 3 पड़ जाए, ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कंडीशन दिया हुआ है x गुना वाई बराबर 2, तो यहाँ पर देखिए x गुना वाई बराबर 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और इंटू 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सेटिस्फाई कर सकते हो। और चीज़ें जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक्स के बराबर में एक्स के वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर माने हैं, कितना माने तो 1 माने, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इनमें से अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते दिए आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप पुट करके यहाँ पर बनाओगे क्वेश्चन को, आप फिर से एक बार देख लीजिए अच्छा से। इस प्रकार का अगर पूछा जाता है तो आपको पुट करके ही बनाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा है 28 नंबर में, 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते, एक हरा गेंद चुने जाने की संभावना कितनी हो सकती है, आपको यहाँ पर पूछा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, बॉल से रिलेटेड पूछा जाता है या गेंद से रिलेटेड पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है, अगर उसमें खींचा जाता है तो उसमें आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। कॉम्बिनेशन का प्रयोग इसमें होगा, अन्यथा फिर ये आपका गलत है। डाइस से पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइस से पूछा जाएगा तो आप जिस प्रकार से प्रोबेबिलिटी को बनाते हो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पर आपको देखिए संभावना कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए खींचे जाने की संभावना कितनी है, तो 20 हरा और 35 क्या है लाल गेंद है, एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद चुनने की प्रायिकता क्या, तो हरा गेंद चुनने की प्रायिकता यहाँ पर आपको छटना है। तो हरा गेंद कितना है, टोटल 20, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 20 सी यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यानी 20 गेंद में से एक को यहाँ पर आपको खींचा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा। और 35 में से यहाँ पर आपका क्या है, तो एक गेंद को निकाला जा रहा है। अब कौन सा गेंद निकलेगा इसका कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक हरा गेंद निकाला जा रहा है। अगर हरा गेंद निकाला जाएगा तो 20 सी 1 हो जाएगा, टोटल में से किसी गेंद को निकाला जाएगा तो टोटल जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनता है ये 35 सी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए आपका विशेष कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर आपका 2 रहता, अगर 2 गेंद खींचे जाने की प्रायिकता के बारे में अगर यहाँ पर आपसे कहा जाता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो 20 को अगर यहाँ पर 2 रहता, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 2 है, तो 20 को क्या करते हैं हम लोग 2 बार इसको नीचे लिखते हैं, यानी 20 लिखते हैं, उसके बाद गुना 19 लिखते हैं, और उसके बाद 1 गुना 2 लिखते हैं इसके नीचे, और उसके बाद फिर नीचे बटा करते उसके बाद लिखते हैं। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था। ठीक है, अगर देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 35, नीचे कितना हो जाएगा आपका 35, इसको 5 से हम लोग काटते हैं तो 5 20 हो जाएगा, 5 7 यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, 4 बटे यहाँ पर आपका 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 बटे 7 देखिए किस में दिया हो, तो ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फायरमैन के एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ भास्ट में पूछा नहीं जाएगा, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। और ट्रिक यहाँ पर आपको एलजेब्रा पर थोड़ा सा कमांड कर लेना अगर आपका कमजोर है तो। इस प्रकार के प्रश्न आप बिना पढ़े भी खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि ये सब बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है 29 नंबर में,
उस त्रिभुज के केंद्रकों का निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष यहाँ पर आपको दिया हुआ। देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि ये आपका मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर त्रिभुज है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर निर्देशांक और यहाँ पर आपका निर्देशांक दिया हुआ रहता है। ये बीच वाला आपको यहाँ पर निकालना रहता है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए जैसे भी अगर मान लेते हैं कि आपका रेखाखंड में अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता है 2 3 दिया हुआ रहता है, इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको 5 2 करके दिया रहता है, किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। इसमें अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि x1 प्लस y1 बटे क्या करते हैं x1 प्लस y1 बटे क्या करते हैं हम लोग y2 बटे क्या करते हैं 2 कर देते हैं। उसके अलावा y के बारे में पूछा जाए तो y1 प्लस y2 बटे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये रेखाखंड में होता है जब स्ट्रेट लाइन रहता है तो, लेकिन त्रिभुज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो x1 यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, x2 यहाँ पर आपको दूसरा वाला में पहला हो जाएगा और x3 की बात करें तो आपका तीसरा वाला में पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर अब निर्देशांक कैसे निकालना है हम लोग को, तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, दूसरा वाला का 1 उठाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 दिया होता है, यहाँ पर आपको 3 करो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो 2 को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा तो 4 4 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। यानी एक्स का जो आपका यहाँ पर वैल्यू आया है ये आपका 2 आया है। उसके बाद क्या करना है तो वाई के बारे में निकालना, तो वाई को कैसे निकालेंगे तो वाई वाला को ऐड करेंगे, तो वाई वाला को ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए 1 को ऐड कर देते हैं। उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, 3 बटे यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया था 3 बटे 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो x बराबर आपका 2 आया है, y बराबर कितना आया तो 3 बटे 2। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा और 3 बटे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ, यानी कि 2 होना चाहिए, उसके बाद आपका 3 बटे 2 होना चाहिए। इस प्रकार के किस ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो इस प्रकार के यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये कहीं पर भी नहीं दिया। तो इसको एक बार चलिए हम लोग फिर से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 0 दिया हुआ है, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए डिवाइड जो करना है 3 से डिवाइड करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 यानी कि यहाँ पर जो आपको दिया यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो यानी खंडित वाला में जो दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन वाला में यानी कि रेखाखंड वाला में जो दिया जाता है उसमें 2 को ऐड करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर जो निर्देशांक जो दिया हुआ रहता है इसमें 3 निर्देशांक दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो यहाँ पर आपको अब ऐड कीजिए कि यहाँ पर आपका कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 4 बटे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकला है तो ये आपका x बराबर निकला है। y बराबर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए y का 2 दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको कितना दिया 1 दिया। इसमें क्या करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 बटे 3, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे 3 और आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा रहा है 30 नंबर में संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना। तो देखिए माध्य निकालने का सिंपल यहाँ पर आपको ये है कि सभी संख्याओं को आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जितना संख्याओं को आपने ऐड किया है उससे डिवाइड कर दो। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसको किया था, तो ये आपका 51 आया था, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था और ये रिपीटेड प्रश्न था। उसके बाद इसको प्रैक्टिस सेट पर गेस किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आपका ये प्रश्न रिपीट हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने इसको पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल डिजिट को हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। तो 12 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि 51 में अगर हम लोग 12 से अगर डिवाइड करते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। शेष की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर 0 देंगे तो उसके बाद 2 बार में खिला देते तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 6 शेष बचेगा, 0 देंगे तो 12 पंचे यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, 0.60, यानी कि 42.5 आपका 5 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 42.5। सॉरी यहाँ पर आपका देखिए यहाँ 4.2 के बाद यानी कि 4 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर आपको 30 में 0 दिए थे, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रश्न आई लेकर के आते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।